सी कोविड-19 का ऑनसेट इंडिया में आप समझ लो कि फरवरी से, ऐसे तो वर्ल्ड वाइड तो दिसंबर से ही लोगों ने फील करना चालू कर दिया था, इसीलिए तो कोविड-19 नाम था 2019। चाइना में नवंबर से ही केसेस आने लग गए थे, पर इंडिया में लॉकडाउन जो है, इफेक्टिवली जो लॉकडाउन हुआ मोदी सरकार ने अनाउंस किया वो परहैप्स मार्च 23 तारीख था। और उसके बाद करीब करीब 2-2.25 महीना हम लोग पूरे लॉकडाउन में रहे। उसके बाद लॉकडाउन में अनलॉक चालू हुआ, अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अनलॉक 4, और अभी भी ये बातें चल रही हैं कि वापस से सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस का स्टार्ट हो गया है, जगह जगह पे वापस से लॉकडाउन होना चालू हो गया है। पिछले दिनों में इजराइल ने लॉकडाउन किया वापस से, ऑस्ट्रिया लॉकडाउन करने की बात कर रहा है, जकार्ता में लॉकडाउन हुआ। मेरे को याद है जकार्ता स्टॉक एक्सचेंज एक ही दिन में 5% क्रैश कर गया था, 5-6% अभी लास्ट 1 वीक या 1.5 वीक पहले। सो अब ये कोविड के साथ हम लोग जी रहे हैं पिछले 8-9 महीने से। इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि मार्च अप्रैल के महीने में, नॉट मार्च, अप्रैल मई के महीने में कोरोना वायरस का इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोल करके एक एडवाइजरी बनाया, और उसके बाद उन्होंने एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक लिस्ट बनाया, जिसमें उन्होंने 49 नंबर ऑफ क्वेश्चंस डाले। उन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चन डाले जिन पे उन्होंने एडवाइजरी बनाई थी, और वो क्वेश्चंस और उस एडवाइजरी को डिस्कस करने के लिए हम आप लोगों का ये क्लास ले रहे हैं। नाउ एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसके ऊपर सीए फाइनल में क्वेश्चन आ सकता है? अभी जो नवंबर 90 में पेपर होगा, सॉरी नवंबर 2020 में जो पेपर होगा और मई 21 में जो पेपर होगा, क्या इन पे से क्वेश्चन आ सकता है? मेरा मानना है यस, आ सकता है। 49 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, मैंने थोड़ा कम बेसी करके उसको 45-46 में कन्वर्ट किया है। क्वेश्चन आ सकता है और हम लोगों को स्पेसिफिकली इसके ऊपर प्रिपेयर करना चाहिए। हां, ये एक आर्ग्यूमेंट का सब्जेक्ट हो, टॉपिक हो सकता है कि नवंबर 2021 में इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे क्या, तब तक डिपेंड करता है कि कोरोना वायरस रहता है नहीं रहता है, अलग से उसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, ये बाद की बात है। लेकिन स्टूडेंट्स जो लोग नवंबर 20 या मई 21 में एग्जाम देने वाले हैं, मैं ये चाहूंगा कि इस 2-2.5 घंटे, जितने घंटे की भी क्लास है, इस क्लास को अच्छे से करो, और इसमें मैं जो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगा उसको रिवाइज करके एग्जाम में जरूर जाना है। इसका जो बुकलेट है, मतलब एक जो जेरोक्स का शीट है, ये वाला, ये मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दूंगा, और आप इसका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लेना, मैं तो बोलूंगा, और आप अपने स्टडी मॉड्यूल के साथ इसको रख लेना। और ये 32 पेजेस का मैंने बनाया एक नोट, 32 नंबर ऑफ पेजेस का। इसको आप लोग एक बार मेरे साथ, जैसे अभी तो मेरी क्लास में सारा नोट्स और लेक्चर सुन लेना, और उसके बाद एक बार जो है घर में बैठ करके रीडिंग कर लेना, और एग्जाम के पहले दिन एक बार रिवाइज करके चले जाना। हो सकता है, मेरा ये मानना है कि एक क्वेश्चन इसके ऊपर से इस एग्जाम में और मई 21 एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन इसके ऊपर से जरूर डालेगा। और मैंने 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिसाइड किया है। मेरे को लगता है उन 4 में से एक क्वेश्चन आना चाहिए। वैसे देर आर अराउंड 45 to 46 नंबर ऑफ क्वेश्चन, एग्जैक्टली मेरे पास काउंटिंग नहीं है, बट मैंने अलग अलग टॉपिक के साथ क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कर दिया है। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दैट। अच्छा, पहली बात कि क्या ये अमेंडमेंट है? आंसर इज नो। तो सर ये क्या है? ये एडवाइजरी है इंस्टीट्यूट की कि भाई कोविड-19 एक अजीब सा सिचुएशन आ गया, और डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज पे डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पैक्ट ये कोविड-19 डाल रहा है, और डालेगा भी आने वाले टाइम पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत सारी कंपनियों के ग्रेटली डिस्टर्ब्ड हो गए हैं, और बहुत सारी कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे भी हो गए हैं। अब रिलायंस के लिए तो मैं क्या बोलूं, मतलब उन्होंने कितना
लाख करोड़ रुपया जुगाड़ कर लिया, 1-1.5 लाख करोड़ रुपया अपना माल बेच करके जियो का। अभी सुन रहे हैं कि रिलायंस रिटेल में भी अपना ओनरशिप अमेजन को बेचने वाला है। सो बहुत लोगों के लिए कोविड-19 अपॉर्चुनिटी बन के आया और बहुत लोगों के लिए कोविड-19 एक डिस्टर्बेंस बन के आया। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए इट्स अ डिस्टर्बेंस, बट यूनाइटेड स्टेट्स में जो फैंग बोल के जो ग्रुप है, फेसबुक, अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, इन लोगों के लिए तो वो इट्स अ बून। मतलब ऑनलाइन जितनी भी कंपनियां हैं उन लोगों के स्टॉक प्राइसेस प्रीवियस जो हाईज थे कोविड के पहले, वहां से भी समझ लो 150%, 200% इंक्रीज कर गया। टेस्ला का स्टॉक प्राइस तो इमेजिनेशन के बाहर चला गया। तो बहुत सारे लोगों के लिए इट्स अ बून, इट्स अ अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे लोगों के लिए इट्स अ नुकसान का टोटल कहानी। तो इंस्टीट्यूट ने एडवाइजरी बनाया है, प्लीज इट्स एन एडवाइजरी, कोई अमेंडमेंट नहीं है। एप्लीकेशन को लेकर के, अब जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा बात बोलता हूं, अब जैसे मान लीजिए लॉकडाउन रहा, अब लॉकडाउन के टाइम पे मान लीजिए या इवन लॉकडाउन के पहले बहुत सारे लोगों ने मान लीजिए अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी, तो उनके यहां पे असेट वगैरह यूज में नहीं आए, तो उस पीरियड में डिप्रीशिएशन का क्या करना है। या मान लीजिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज गिर गई, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो है वो गिर गया है, तो एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री गिर गया है, तो क्या करें, कोविड की वजह से ऐसा हुआ है, तो उसको कंसिडरेशन में लें या नहीं लें। या मान लीजिए बोरोइंग है, बोरोइंग कॉस्ट से अपने असेट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्वालिफाइंग असेट का, तो इस पीरियड में जब मेरा कंस्ट्रक्शन मान लीजिए बंद है, तो हम कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू करें या कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड कर दें। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे इंस्टीट्यूट ने अपनी एडवाइजरी जारी की है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अगर आप एक लाइन में मेरे अगले 2 घंटे के डिस्कशन को समरी करना चाहते हो, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब इंड एस फॉलो करने ही बोला है, कुछ नया अपनी तरफ से बदलाव करने नहीं बोला। हां, कहीं पे कोई कंफ्यूजन वगैरह अगर है तो उसका क्लैरिटी दिया है, बट आई कैन टेल यू कि अगर आप ये 2 घंटे की क्लास नहीं भी करते हैं और अलग से भी अगर आप अपना कॉमन सेंस और इंड एस का पुराना नॉलेज लगा करके भी आप अगर अपना आंसर करते हैं, तो आपका आंसर करेक्ट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कहीं पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला, एडवाइजरी ही तो थी ना, कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि आप इंड एस के अगेंस्ट में जाकर के ऐसा कर लो। नो, जो इंड एस का रिक्वायरमेंट है, कोविड की वजह से भी रिक्वायरमेंट वैसा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं किया उन्होंने। हां, जगह जगह पे जो जो क्लैरिफिकेशन या जगह जगह पे जो जो उनको बोलना था, इंस्टीट्यूट ने वो जरूर बोला है। सो लेट मी स्टार्ट दैट। एंड ये अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब सीए फाइनल के स्टूडेंट्स लोगों के लिए है और इंड एस के ऊपर सारे डिस्कशन हैं। पहला डिस्कशन मैं कर रहा हूं, दैट इज ऑन इन्वेंट्री। डिस्कशन ये है कि मैं स्टार्ट करूं? ओके, इंड एस 2, इन्वेंट्री। डिस्कशन ये है कि कोविड-19 की वजह से मार्च में तो लॉकडाउन ही हो गया, कोविड-19 की वजह से इन्वेंट्री का नेट रियलाइजेबल वैल्यू गिर गया है। 31 मार्च को किसी कंपनी के पास मान लीजिए क्लोजिंग इन्वेंट्री है और उसको अपने मार्च की बैलेंस शीट बनानी है 2019-20 की। अब उसको एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एनआरवी का फॉर्मूला आपको याद होगा, एनआरवी का फॉर्मूला था एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। नॉर्मली कंपनी प्रॉफिट मेकिंग थी, हमेशा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस अच्छा रहता था, कंपनी को लॉसेस कभी भी नहीं था। लेकिन अब कंपनी को लग रहा है कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो है, उसके पास जो भी क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है, उसका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो है वो कम हो गया है या कम हो जाएगा, वो कमती में ही माल बेच पाएंगे।
कोविड की वजह से उनको सिग्निफिकेंट डिस्काउंट देना पड़ेगा या कम दाम में माल बेचना पड़ेगा, बिकॉज माल वगैरह बिक ही नहीं रहा है, डिमांड उस तरह का है ही नहीं, और कॉस्ट टू सेल वगैरह थोड़ा ज्यादा है, मान लीजिए डिलीवरी करके देना वगैरह वगैरह में कॉस्ट टू सेल वगैरह ज्यादा है, तो एनआरवी जो है वो छोटा हो गया है, स्मॉल हो गया है। तो इस लॉस को क्या करना है, मतलब एनआरवी पे नीचे इन्वेंट्री को लेकर के आना है या नहीं आना है। पहले हम लोग प्रॉफिट मेकिंग थे, लेकिन अभी हमारी एनआरवी गिर गई है, तो नीचे लेकर के आना है या नहीं आना है। उसके लिए आईसीआई ने एडवाइजरी दिया कि नहीं, आपको नीचे लेकर के आना है, एनआरवी अगर गिर गया है तो गिर गया है, हम आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं देंगे कि कोविड की वजह से गिर गया है तो ये लॉस बुक मत करो ना, इंड एस 2 फॉलो करो। अगर आपको लगता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, आप जिस दाम में इस इन्वेंट्री को बेचोगे, मान लीजिए लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन खुलने के बाद बेचोगे और कम दाम में बेचना पड़ेगा। अब मान लीजिए जैसे कपड़े वपड़े का दुकान है, कम दाम में बेचना पड़ेगा, पड़ा रह गया कई दिनों से कपड़ा, जब भी लॉकडाउन खुलेगा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस विल बी मच लोअर देन द प्राइस एट विच वी वर सेलिंग इट प्रायर टू फेब्रुवरी और जनवरी। वन सेक, पेन गिर गई, पेन उठा रहा हूं। तो जब भी आपका माल बिकेगा, अगर आपको लगता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस विल बी लोअर, तो आप उसको लोअर में वैल्यू करो, और जो भी लॉस है राइटिंग डाउन ऑफ द इन्वेंट्री का, वो लॉस बुक करो। और क्योंकि राइटिंग डाउन ऑफ इन्वेंट्री के कारण जो लॉस होता है उसको एक अलग से, और खास करके तो कोविड-19 की वजह से हुआ है, उसका एक अलग से डिस्क्लोजर कर दो। बट देयर इज नो रिलैक्सेशन सो फार एज रिकग्नाइजिंग द लॉस इज कंसर्न्ड। ये एडवाइजरी है। अब आप खुद सोचो कि अगर आप ये एडवाइजरी नहीं भी सुने होते तो भी अगर एनआरवी लोअर है तो लोअर पे वैल्यू करना है, काम खत्म, इंड एस 2 फॉलो करना है। अगर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लो है तो लो है, लॉस है तो लॉस है, रिकॉर्ड करो। डिस्क्लोजर जरूर कर देना कि भाई कितना लॉस जो है राइटिंग डाउन ऑफ इन्वेंट्री की वजह से हुआ, और नेचर एंड अमाउंट ऑफ राइट डाउन का डिस्क्लोजर कर देना कि भाई कोविड-19 की वजह से इस तरह का लॉस हुआ। एक पॉइंट और था जिसके ऊपर इन्होंने एडवाइजरी दी इन्वेंट्री में, एंड दैट वाज ऑन नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल। फिक्स्ड ओवरहेड का जो एलोकेशन होता है, फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसका जो कॉस्ट पर यूनिट निकलता है, दैट इज फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल। अब अगर कोई पर्टिकुलर ईयर में हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन अगर लो रहता है, नॉर्मल प्रोडक्शन से एक्चुअल प्रोडक्शन अगर लो रहता है, तो हम लोगों को फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट को बढ़ाने नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 10,000 रुपया का है साल का, और मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन अगर 1000 यूनिट्स का है, पिछले 3-4 साल का एवरेज से नॉर्मल प्रोडक्शन निकला करता है, तो मेरे को अगर 10 रुपीज पर यूनिट का फिक्स्ड कॉस्ट अलोकेट करने मिलता है इन्वेंट्री के ऊपर। अब अगर बिकॉज ऑफ कोविड मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन ही कम हुआ, मार्च में लॉकडाउन भी हो गया, मार्च के पहले से ही बहुत सारे जगह पे प्रॉब्लम होना चालू हो गया था, और मान लीजिए एक्चुअल प्रोडक्शन मेरा 800 यूनिट ही हो पाया, 1000 यूनिट हुआ ही नहीं, तो क्या मेरे को अलोकेशन कॉस्ट पर यूनिट बढ़ाने मिल जाएगा? क्या मैं 10,000 को 800 से डिवाइड करके 12.5 रुपया का कॉस्ट पर यूनिट बोल दूंगा? क्या यह करने मेरे को मिलेगा? आंसर इज नो। इंस्टीट्यूट ने एडवाइजरी दिया कि नहीं, नॉर्मल प्रोडक्शन क्वांटिटी को कोविड के कारण रिव्यू या रीअसेस करने नहीं मिलेगा। जो आपका नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल था वही उसी को यूज करके आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा, और अनअब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आपको पीएल में ही भेजना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इन दिस केस अगर मेरा 800 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ तो अपन को यही मानना होगा आवर प्लांट वाज आइडल, और आइडल कैपेसिटी, अगर आइडल प्लांट अगर रहता है तो उसका जो लॉस है वो लॉस आपको पीएल में भेजना पड़ता है। तो इस केस में हम लोगों को यही बोलना पड़ेगा कि 800 into 10, 8,000 rupees will be absorbed by inventories, and the rest 2,000 rupees will go to profit and loss account. So there is no relaxation given
with regard to the plant becoming or remaining idle due to COVID-19. नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल का यूज उसी तरह से करना है जैसे बिना कोविड की सिचुएशन में हम लोग करते थे. नाउ इन्वेंट्री को लेकर के उनकी यही एडवाइजरी है. आइए हम लोग इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स डिस्कस करते हैं. आपको समझ में आ गया अच्छे से? गुड. आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं. एक क्वेश्चन में क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, उसके बाद उसके आंसर को भी रीड करूंगा या डिस्कस करूंगा. आप जरा अच्छे से आप ये प्रिंट आउट तो ले लिए होंगे, प्रिंट आउट को अपने सामने रख करके क्वेश्चन मेरे साथ में रीड कीजिए और उसके बाद हम इसका आंसर भी आपके साथ डिस्कस करते हैं. अच्छा, कोई भी आंसर या क्वेश्चन आंसर ऐसा नहीं है जिसमें हम बैठ के फिगर वर्क करेंगे. सब में एडवाइजरी टाइप का है, माने कोई न्यूमेरिकल सम नहीं है, सब आइडिया बेस्ड सम है. तो राइटिंग है सब में, लेकिन यस अगर इसके ऊपर क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल सम आ गया जिसमें फिगर वर्क करना है तो इंड एस में उस तरह के सम्स आपको करवाए गए हैं. इंड एस 2 देखिएगा उस तरह के सम्स करवाए गए हैं. आप वैसा वाला ही सम, भले बिकॉज ऑफ कोविड-19 आपको सम आ गया, लेकिन सम का सोल्यूशन का पैटर्न वैसा ही रहेगा जैसा मैंने इंड एस 2 में आप लोगों के साथ करवाया है. ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन. In view of the significant contraction in the economic activity caused by COVID-19, an entity expects significant reduction in its sales in the near future. Therefore, it has decided to offer substantial amount of discount on its selling price of the products and has made public announcements to this effect after 31st March 2020. आप पब्लिक अनाउंसमेंट ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपको लगता है आपका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इज लोअर, यू कैन रियलाइज द इन्वेंट्रीज एट लोअर सेलिंग प्राइसेस. फाइन, योर एनआरवी इज लो, वैल्यू द इन्वेंट्री एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर एंड बुक द लॉस. आगे, हाउ शुड द एंटिटी कंसीडर दिस पॉलिसी डिसीजन while measuring its inventory as on its annual financial reporting date on 31st March 2020? Is any disclosure required? The answer is very simple. इन्वेंट्री का कॉस्ट मेजर करो, इन्वेंट्री का एनआरवी निकालो. बिकॉज ऑफ कोविड अगर आपका एनआरवी लोअर हो गया है, हमें फर्क नहीं पड़ता. आप लोअर एनआरवी लेकर के कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर करके आप इन्वेंट्री को एनआरवी पे वैल्यू करो अगर एनआरवी कॉस्ट से नीचे है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कॉस्ट 100 है, कोविड के पहले आप यही वाला माल 140 रुपया में बेचते थे, बट अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको 50% में बेचना पड़ेगा और 70 रुपया आपका रियलाइजेशन आएगा, तो 100 और 70 विच एवर इज लोअर, आपको 70 रुपया में इन्वेंट्री वैल्यू करना है. 30 रुपया आपकी इन्वेंट्री का राइट डाउन है, आप ये लॉस P&L में बुक कीजिए और कितना रुपया का राइट डाउन है उसका डिस्क्लोजर कीजिए. नेचर किस वजह से ये राइट डाउन हुआ इसका डिस्क्लोजर आप नोट्स में कर दीजिए. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. नाउ ये पूरा आंसर का राइटिंग किस तरह से किया गया है, इंस्टीट्यूट ने किस तरह की राइटिंग की है, सो दैट आपको अगर 5 मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपको उतना मार्क्स मिल जाए. मैं एक क्वेश्चन का सोल्यूशन सिर्फ रीड कर देता हूं, बाकी सब में मैं सिर्फ आंसर डिस्कस कर दूंगा. सोल्यूशन बैठ करके रीड करना ये तुम्हारा काम होगा. ओके, नाउ लिसन. द आंसर दे आर राइटिंग इज इन दिस फॉर्मेट. ये 5 से 6 मार्क्स के लिए आंसर रहेगा. ओके, ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक, the reduction in the estimated selling price must be considered while estimating NRV. So it will also be considered as conducting the business in the ordinary course, and therefore the requirement to assess NRV would still apply. Accordingly, in the current scenario, entities must have to assess as to whether there is a decline in the future estimated selling price. If so, write down of the carrying value of inventory is required. For example, cost of inventory is 100, but due to prevailing market conditions in regard to the movement of inventory lockdown period coupled with sluggish demand of the product, NRV is 80. So the entity should write down 20 as an expense. Ind AS 2 states that estimates of NRV should be based on most reliable evidence available at the time
when the estimates are made. Accordingly, subsequent reduction in the selling price needs to be considered in arriving at the NRV at the balance sheet date as the conditions of COVID-19 existed at the balance sheet date, which has caused the reduction in the selling prices. ये एक पॉइंट क्या हुआ कि मान लीजिए 31 मार्च के दिन, 31 मार्च तो लॉकडाउन में थे हम लोग, आगे लॉकडाउन कब तक खुलेगा कुछ भरोसा ही नहीं था। एक बार तो बोला गया कि ठीक है अप्रैल का कितना 14-15 तारीख को खोल देंगे, फिर दोबारा लॉकडाउन लग गया। सो सिचुएशन वाज फ्रजाइल। अब 31 मार्च के दिन तुम्हारी एनआरवी उतनी माने सेलिंग प्राइस उतना ज्यादा गिरा हुआ नहीं है, पर उस वक्त तो माल भी नहीं बिक रहा, लॉकडाउन में आप। लेकिन जब भी लॉकडाउन खुलेगा, जब भी आप माल बेचेंगे, अगर आपको लगता है कि माल नीचे में बिकेगा तो आपको उसका लॉस बुक करना पड़ेगा। 31 मार्च को ही बैठ के भले आप असेस करें, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड द लॉसेस आर बाउंड टू हैपन एंड आपको लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आगे, वेयर एन एंटिटी हैज रिटन डाउन इट्स इन्वेंट्री टू एनआरवी, लिखने का तरीका इंस्टीट्यूट का, एज पर द फैक्ट स्टेटेड अबव, it is important to give appropriate and adequate disclosures in the financial statements of the entity as on 31st March 2020 to inform the users regarding the circumstances leading to and impact of write down of inventories. In this regard, the following disclosures are prescribed under Ind AS. 1. The amount of write down which is recognized as an expense. B. The nature and amount of write down of inventories to its NRV. सो बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने लिखा है। उनकी राइटिंग में और बहुत सारे पैराग्राफ्स थे, हमने पैराग्राफ को थोड़ा कट शॉर्ट करके एक रीजनेबल टाइप से रीजनेबल साइज में आंसर को कंपाइल करने की कोशिश की है। फैक्ट्स को वही रखा है, आंसर वही है, बट लिखने का तरीका मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज किया है सो दैट वो स्टूडेंट के हिसाब से बन पाए, स्टूडेंट जिस तरह का चीज को लिख पाएगा उस तरह से मैंने लिखने की कोशिश की है। आप ये प्रेजेंटेशन सामने कर दीजिएगा, यू विल गेट योर मैक्सिमम मार्क्स एज पॉसिबल। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 दैट वी डिस्कस्ड विथ रिगार्ड टू इन्वेंट्री। गुड, आइए सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Consequent to the government's decision to lock down all working establishments from March 23, 2020 as a COVID-19 preventive measure in the financial year ending on 31st March 2020, the manufacturing units of the entity were not working during the period March 23 to March 31 and hence annual production capacity has reduced for the financial year 1920. In this scenario, what should be the entity's approach to allocate the fixed production overheads while determining the cost of conversion of its inventory? The answer is it will not change. The answer is जो पुराना नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल था, जिस तरीके से नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल निकाला जाता था उसी तरीके से निकालना पड़ेगा। और अगर आपका प्लांट आइडल रहा है तो उसके कारण आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हम लोग इन्वेंट्री को इन्फ्लेट करने नहीं देंगे। बिकॉज ऑफ योर आइडल कैपेसिटी अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो वो लॉस आपको P&L में बुक करना पड़ेगा। योर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट विल नॉट बी इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। मतलब इंड AS 2 में बिकॉज ऑफ कोविड-19 फिक्स्ड ओवरहेड के एलोकेशन को लेकर के किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जो एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पर दिया था। गॉट इट? एक और क्वेश्चन का आंसर पढ़ देता हूं, इसके बाद मैं सिर्फ आंसर डिस्कस करके आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज इंक्लूड systematic allocation of fixed production overhead that are incurred in converting the materials into finished goods. Normal. The allocation of fixed overheads to the cost of conversion is based on the normal production capacity, जो normally लिखा जाता है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर करते हो तो आप इंड AS का रेलेवेंट पैराग्राफ को साइट करते हो कि भाई इंड AS में ये लिखा हुआ है, एज पर इंड AS 2, यहां पे आप और लिख दीजिएगा एज पर इंड AS 2, ऐसा होता है। In the event of low production or idle plant, the amount of fixed overheads allocated to each unit of production is not increased. The normal production capacity should not be reassessed or
reassessed for allocating the fixed production overhead in the year 1920 because of the adverse impact on the utilization of production capacity due to the impact of COVID-19. Because COVID-19 will be akin to the idle capacity. Unallocated overheads will be recognized as an expense in the period in which they are incurred. So ये writing का pattern हो गया. आइडिया आपके साथ मैंने डिस्कस कर ही लिया था. Okay, now let me go to the next topic, and the next topic is depreciation on property, plant and equipment and impairment of property, plant and equipment या impairment of non-financial assets. अच्छा, अगर ना आपके जो आप वो बुक निकालोगे, प्रिंट आउट निकालोगे 32 पेजेस का, उसमें अगर इंड एस के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी नाम आ गया, तो ये जो इंस्टीट्यूट ने एडवाइजरी जारी करी है, दैट इज बोथ फॉर इंड एस कंप्लायंट कंपनीज एंड एएस कंप्लायंट कंपनीज. तो एएस कंप्लायंट कंपनीज का रूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आप सीए फाइनल में सिर्फ इंड एस पढ़ते हो, तो आप उसमें हल्ला चिल्ला मत मचाइएगा, आप अपना इंड एस के हिसाब से आंसर दीजिएगा. इम्पेयरमेंट एंड डेप्रीशिएशन. पहले मैं डेप्रीशिएशन की बात करता हूं. इंस्टीट्यूट ने अपनी एडवाइजरी में बोला कि डेप्रीशिएशन जैसे नॉर्मली चार्ज होता है वैसे ही चार्ज होगा. मतलब ये कि हम कोविड-19 की वजह से डेप्रीशिएशन में किसी तरह का रिलैक्सेशन देने वाले नहीं हैं. हां, एक चीज तय है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम तो मशीन यूज ही नहीं किए, तो डेप्रीशिएशन किस बात का. तो इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने यह दिया कि भाई डेप्रीशिएशन 3 वजह से होता है. वन इज बिकॉज ऑफ यूज, अनदर इज बिकॉज ऑफ ए फ्लक्स ऑफ टाइम एंड वन इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस. तो भले आपका असेट यूज नहीं हुआ हो, लेकिन ए फ्लक्स ऑफ टाइम और टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस तो हुआ ही होगा, और अगर हुआ है तो आपको डेप्रीशिएशन तो प्रोवाइड करना ही चाहिए. थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा अलग बात है. इस पीरियड में हो सकता है कि आपका डेप्रीशिएशन का अमाउंट थोड़ा कम हो जाए, बट डेप्रीशिएशन नहीं होगा, यह सोचना बेवकूफी है. डेप्रीशिएशन आपको चार्ज करना ही पड़ेगा. तो अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो आपका जितना डेप्रीशिएशन उतना ही चार्ज होगा. WDV में रेट डिसाइडेड है, जितना डेप्रीशिएशन है उतना ही चार्ज होगा. हाँ, ओनली बचना या ओनली कौन बचेगा मैं आपको बताता हूं. जो लोग डेप्रीशिएशन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के हिसाब से डालता है ना, जिन लोगों का डेप्रीशिएशन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड पे चलता है, जिसको डिप्लेशन भी बोलते हो आप लोग, वो लोगों का डेप्रीशिएशन का अमाउंट सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा. या मान लीजिए अगर 3 महीना तक कोई यूनिट का प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, तो उनका फॉर्मूला क्या है डेप्रीशिएशन का? देयर डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन. तो अगर किसी का डेप्रीशिएशन इस तरीके का है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, उसका अगर यूनिट प्रोड्यूस्ड इज 0, तो उसका टोटल डेप्रीशिएशन अमाउंट विल बी 0. सिर्फ वो एंटिटी का डेप्रीशिएशन 0 हो सकता है. वो भी 0 पूरे साल भर का कैसे होगा? 1920 में क्या आपने एक दिन भी एक यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं किया? 1920 के साला मार्च के लास्ट में तो लॉकडाउन हुआ है, तो पूरा तो प्रोडक्शन आपका हुआ ही होगा, थोड़ा सा कम हुआ होगा. और अगर आपका कम हुआ है तो आपका डेप्रीशिएशन का अमाउंट अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा. अदरवाइज SLM WDV वालों का तो वो अमाउंट भी कम नहीं होगा. हां, एक चीज इंस्टीट्यूट ने जरूर बोला, और हम लोग भी जानते हैं ये होता है कि एवरी ईयर एंड देखिए EY बन गया, आंख बन गया. एवरी ईयर एंड में अपने लोगों को रिव्यू जरूर करना पड़ता है.
जो मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन अपन चार्ज कर रहे हैं, जो अपना यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट है, जो अपना रेसिजुअल वैल्यू ऑफ द असेट है, इनका हम लोगों को रिव्यू जरूर करना पड़ता है। और इसके रिव्यू के कारण जो चेंजेस होता है वो चेंजेस हम लोगों को जरूर पीएल में डालना पड़ता है। और वो चेंजेस भी आपको याद होगा कि प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना पड़ता है, नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। और उसको चेंजेस इन दी अकाउंटिंग एस्टीमेट बोला जाता है, चेंजेस इन दी अकाउंटिंग पॉलिसी भी नहीं बोला जाता है। सो नो रेट्रोस्पेक्ट, बिकॉज अगर ये चेंज इन दी अकाउंटिंग पॉलिसी होता तो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट डालना पड़ता है। इट इज ए प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। ये काम जरूर करने बोला। और कोविड-19 की वजह से मैं आपको बोलता हूं कि यूजफुल लाइफ पे सीरियस इंप्लीकेशंस आ जाएंगे। इवन रेसिजुअल वैल्यू ऑफ द एसेट पे भी सीरियस इंप्लीकेशन आ जाएंगे। इसके कारण, रिव्यू के कारण अगर आपका कोई डिप्रीशिएशन का अमाउंट चेंज होता है तो वो चेंज होगा। और रादर कोविड-19 इज अ रीजन टू रिव्यू। इवन नो कोविड-19 भी सिचुएशन अगर होती तो भी एवरी ईयर एंड एज पर इंड AS 16 एंटिटी हैज टू रिव्यू दीज 3 थिंग्स। या आपने पढ़ा ही है अपने वक्त पे, तो ऐसे भी आप रिव्यू करेंगे। उसके कारण अगर कोई चेंज होता है अमाउंट में तो आप चेंज करके पीएल में डाल दीजिए, हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा प्लांट आइडल था, मैं तो डिप्रीशिएशन चार्ज नहीं करूंगा, द आंसर इज नो, नहीं चलेगा। डिप्रीशिएशन आप जैसे चार्ज करते थे वैसे ही करेंगे। अब आया नेक्स्ट डिस्कशन कि व्हाट अबाउट इम्पेयरमेंट। इंड AS 36। अगर मैं बड़ा बड़ा बात करूं तो आपके पास तो बुक है, बुक देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। पूरा पढ़ना है आज आपको बैठ करके। जिस दिन आप मेरा वीडियो देखेंगे उसी दिन रात को बैठ करके 32 पेज पूरा रीडिंग कीजिएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ थ्योरी है जिसको मैं रीड करके कवर नहीं करना चाहता, वो आप बैठ के खुद कवर कर लीजिएगा। मेजर जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूं। इंपेयरमेंट को लेकर के उन्होंने यही बोला कि आप अपन लोग ये चीज जानते हैं कि अगर कोई भी नॉन फिनेंशियल एसेट है, कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वगैरह है, हम लोग इंपेयरमेंट अकाउंटिंग तभी करते हैं व्हेन देयर इज इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। सिर्फ 2 तरह की एसेट ऐसी होती है, गुडविल और इंटेंजिबल एसेट्स विथ इनफाइनाइट वर्किंग लाइफ, जहां पे एनुअल इंपेयरमेंट होता है। उसको लेकर के मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा। उनमें आपको याद होगा कि वेदर देयर इज एनी इंडिकेशन और नॉट, एनुअल इंपेयरमेंट करना पड़ता है। बट वो थोड़ी देर के बाद, पहले मैं नॉर्मल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे आता हूं। तो इफ देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट तो इंपेयरमेंट का टेस्ट करना चाहिए एसेट का। अब ये जो कोविड-19 हुआ, इसकी वजह से जो कर्टेल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, उसकी वजह से जो अपना कैश फ्लो जनरेशन कैपेसिटी अपनी एसेट का गिरा, तो क्या ये एक इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट है? और अगर ये एक इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट है तो क्या मेरे को मेरे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को इंपेयरमेंट के टेस्ट पे डालना चाहिए? द आंसर इज यस। कोविड-19 के कारण रिड्यूस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज ट्रिगर्ड एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट एंड एंटिटी शुड पुट इट्स असेट फॉर द टेस्ट ऑफ इंपेयरमेंट। बट क्या ब्रिटानिया, क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, क्या एप्पल, क्या नेटफ्लिक्स, जिनका बिजनेस बूम हो गया, बढ़ गया, क्या ये लोग भी अपनी एसेट को इंपेयरमेंट के टेस्ट पे डालेंगे? आंसर इज नो। तो सर आप तो बोले कि डालना है, नहीं, जज करिए, इंडिकेशन ट्रिगर हो गया है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सारी एंटिटी के ऊपर ये एक जैसा इंपैक्ट करे। बहुत लोगों का तो बिजनेस बढ़ गया है। अब जिनका बिजनेस बढ़ गया है, जिनका कैश फ्लो का कैपेसिटी बढ़ गया है, जिनके प्रोडक्ट की डिमांड ही बढ़ गई है, इस पीरियड में बिस्किट की डिमांड बढ़ गई। अब कोई बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको बोलोगे कि नहीं तुम भी इंडिकेशन, तुमको भी इंडिकेशन मिला है, तुम भी इंपेयरमेंट टेस्ट करो, साला उसका रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से 10 गुना ज्यादा आएगा।
वो जबरदस्ती बैठ के खर्चा करेगा क्या उसके ऊपर? नो, सबके ऊपर एक जैसा इंप्लीकेशन नहीं है. बट इज इट एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट? द आंसर इज यस. जिनको लगता है कि नहीं मेरा तो बिजनेस इसके कारण बढ़ गया है, वो अपने असेट को इंपेयरमेंट टेस्ट पे नहीं डालेगा, पर बाकी लोग अपने असेट को इंपेयरमेंट टेस्ट पे डालेंगे. आगे फिर एक पॉइंट आया कि सर उसका क्या अगर किसी के पास इंटेंजिबल असेट विथ इनफाइनाइट वर्किंग लाइफ है, या गुडविल वगैरह का क्या, जो एनुअल इंपेयरमेंट होता है जिसका. तो द आंसर इज, इस तरह की जो असेट होती हैं इसके बारे में बोला जाता है कि आप इसको एनुअल इंपेयरमेंट में डालिए, प्लस अगर कोई इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट होता है तो भी इसको इंपेयरमेंट कीजिए. एनुअल इंपेयरमेंट इज ए मस्ट, पर इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट अगर मिलता है तो भी इस तरह की असेट को इंपेयर करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको तो बेस्ट बात सुनाता हूं कि मान लीजिए, अच्छा इस तरह की असेट जो होती हैं इसमें इंपेयरमेंट, जो एनुअल इंपेयरमेंट लोग करते हैं उसका डेट, वो लोग की इंपेयरमेंट का जो डेट हम करेंगे रिकवरेबल अमाउंट निकालने का, वो लोग खुद अपना डिस्कस करके रखते हैं कि भाई हम इतना तारीख को करेंगे. कोई जरूरी नहीं कि वो 31 मार्च ही हो. तो मान लीजिए एक एंटिटी है एबीसी लिमिटेड, अब उसके पास ये असेट है इंटेंजिबल असेट विथ इनफाइनाइट वर्किंग लाइफ, या मान लो गुडविल है, और वो उसका जो टेस्ट है इंपेयरमेंट का वो करता है 31 दिसंबर को. तो 31 दिसंबर को वो टेस्ट कर चुका था, बिकॉज 31 दिसंबर जा चुका था और उसका कोई इंपेयरमेंट नहीं था इन दोनों असेट में. अब उसके बाद आया 31 मार्च 2020, जहां पे दुनिया भर के इंडिकेशंस ऑफ इंपेयरमेंट हैं, जहां दुनिया भर के लफड़ेज हैं. तो क्या करना है? क्या इन दोनों असेट का वापस से इंपेयरमेंट टेस्ट करना है? द आंसर इज यस, बिकॉज द इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 सेज, और वो वाला भी इंटेंजिबल असेट वाला भी, और इंड AS 36 में भी साफ लिखा हुआ है कि एनुअल इंपेयरमेंट का डेट आपका अपना होता है, लेकिन अगर इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट आता है तब भी इंपेयरमेंट करना पड़ेगा. तो अगर किसी का एनुअल इंपेयरमेंट दिसंबर में या सितंबर में हुआ है और कोई इंपेयरमेंट नहीं हुआ था, 31 मार्च के दिन उसको वापस से इन असेट को इंपेयरमेंट के टेस्ट में डालना पड़ेगा. फिर आपको यह भी मालूम है कि गुडविल वगैरह जो है वो किसी सीजीयू के साथ अलोकेट होती है, और अब तो आप ये भी देख रहे होंगे कि सीजीयू वगैरह में कोई तो बिजनेस एकदम ही मुश्किल है, जैसे टूरिज्म वगैरह का तो बिजनेस, ट्रैवलिंग वगैरह का बिजनेस, कपड़ा का, टेक्सटाइल का बिजनेस तो अभी तक भी उभर के नहीं आ पाया है. PVR टाइप्स एंड ऑल, आइनॉक्स टाइप बिजनेस, ये जो पॉपकॉर्न वगैरह बेचते हैं, बाहर जाकर के लोग खाना पीना एकदम ही बंद करके रखे हैं. तो इस टाइप का बिजनेस अगर आपने एक्वायर किया है और उसमें अगर आपने गुडविल पेमेंट किया है तो देयर इज अ सीरियस ट्रबल. तो आपको बहुत केयरफुली अपने गुडविल के एलोकेशन के पैटर्न को और इंपेयरमेंट की सारी चीजों को केयरफुली रिकंसीडर करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली आपको इंपेयरमेंट के कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे. सो दिस इज व्हाट इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एडवाइजरी फ्रॉम द ICAI विथ रिगार्ड टू डिप्रीशिएशन अकाउंटिंग एंड इंपेयरमेंट अकाउंटिंग. डन. आइए अब कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं. ये उसका थ्योरी है, हर एक क्वेश्चन का थ्योरी मैंने यहां पे लिख रखा है. इस तरह से देखिए, जैसे आप अगर देखोगे मेरी बुक में, सो दिस इज द थ्योरी. दिस इज द थ्योरी एंड दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस थ्योरी. इंस्टीट्यूट ने थ्योरी अलग और प्रैक्टिकल अलग दिया था. मैं थ्योरी के नीचे प्रैक्टिकल दे करके डिस्कशन कर रहा हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा बच्चों के लिए. आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. दिस इज द क्वेश्चन. Consequent to the government's decision to lock down all working establishments. Page number 5, question number 1.
from March 23, 2020 as a COVID preventive measure in the financial year 31st March 2020. The manufacturing units of the entity were not working and plant and machinery were lying idle during the period March 23 to March 31. In this scenario, should the entity discontinue depreciating the PPE from the date those have remained idle? The answer is, bolo aap log, no. Second question, should the entity suspend recognizing depreciation for those items of PPE which were depreciated by using a method other than number of unit of production method such as straight line WDV for the period those have remained idle? The answer is no. हाँ, रिव्यू की वजह से कुछ अमाउंट में चेंजेस आ जाएं, हमें प्रॉब्लम नहीं है. यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेथड की वजह से अगर आपका डिप्रीशिएशन का अमाउंट 0 या कम आ जाए, हमें प्रॉब्लम नहीं है. पर क्या हम डिप्रीशिएशन का कैलकुलेशन सस्पेंड या डिसकंटिन्यू कर देंगे? द आंसर इज नो. आइए मैं इसका आंसर रीड करता हूं आपके सामने. आप भी एक बार मेरे साथ आप सुनिए, आंख बंद करके, नहीं तो बुक में मेरे साथ पढ़िए. और क्या डिप्रीशिएशन ऑफ एन, देखिए इंस्टीट्यूट कितना सुंदर तरीके से लिखता है. डिप्रीशिएशन ऑफ एन असेट बिगिंस व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज, दैट इज आफ्टर इट हैज रीच्ड टू अ लोकेशन एंड कंडीशन necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management. In my class of Indies मैंने ये स्पेसिफिक पैराग्राफ, ये स्पेसिफिक सेंटेंस कई बार यूज किया क्लास में और आपको बोला भी है. इसको अच्छे से याद रख के इसको प्रोड्यूस कीजिएगा एग्जाम में जब जब मौका मिले, इस पे मार्क्स मिलेगा. फर्दर डिप्रीसिएशन ऑफ एन असेट सीजेज, बंद कब होता है डिप्रीसिएशन देना? दैट इज अर्लियर ऑफ द डेट ऑन विच द असेट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल और व्हेन द असेट इज सोल्ड. आपको मालूम होगा नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल मगर आप क्लासिफाई कर दिए तो डिप्रीसिएशन रोक देना पड़ता है. हां, अगर आपने कोविड की वजह से किसी असेट को उसी वक्त हेल्ड फॉर सेल डिक्लेयर कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, तो आप डिप्रीसिएशन देना रोक दीजिए. मगर आपकी असेट इज रेडी टू बी पुट टू यूज, इट इज बीइंग पुट टू यूज, इट विल बी पुट टू यूज पोस्ट लॉकडाउन. कंटिन्यू करिए आगे. देयरफॉर आंसर, the asset continues to be depreciated even if it remains idle unless the asset is fully depreciated. Next, depreciation is a measure of wearing out, consumption or other loss of value of a depreciable asset arising from use, efflux or obsolescence. Therefore, the asset should be continued to be depreciated even if it remains idle. In view of the above, the PPE that remain idle during lockdown should continue to be depreciated wherever the method of depreciation is other than number of units of production such as straight line or WDV. However, in case the depreciation is based on number of units of production method, the depreciation can be 0 if there is no production, जो हमने डिस्कस किया आपके साथ. The entity shall provide suitable disclosures in its financial statements as relevant in the current economic environment of COVID-19. Disclosure जरूर extensive होना चाहिए because COVID-19 ने huge impact financial statement में डाला है. जहां जहां पर भी लगता है कि impact डाला है वहां वहां पे disclosure जरूर होना चाहिए. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कोविड-19, अच्छा अब ना मैं आंसर पढ़ूंगा नहीं. अब अगर आंसर शॉर्ट में होगा मैं शॉर्ट में यस नो बोल के आगे बढ़ जाऊंगा. आप बैठ करके आंसर को रीड कर लीजिएगा केयरफुली क्योंकि थ्योरी डिस्कस मैंने कर ही दिया है. COVID-19 global pandemic has caused substantial contraction in the entity's business since March 2020. And this depressed business scenario is expected to continue over next 6 to 9 months in the next financial year 2021 as well. Entities are experiencing significant cancellation of its business orders and bookings by its customers.
does the entity need to carry out an impairment test to estimate the recoverable amounts of its property, plant and equipments for the year ending on March 31, 2020? The answer is yes. Yes. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, नॉन फिनेंशियल असेट्स का इंपेयरमेंट में कोई भी इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट अगर आता है तो हम लोग इंपेयरमेंट का टेस्टिंग करते हैं, रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं, कैरिंग अमाउंट निकालते हैं। अगर रिकवरेबल अमाउंट लोअर होता है तो लॉस को इंपेयरमेंट लॉस बोलकर रिकॉर्ड करते हैं। अब कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ या जो कटेल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई, क्या ये एक ट्रिगरिंग इवेंट है? क्या एक इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट है? द आंसर इज यस है। तो क्या हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को इंपेयरमेंट के टेस्ट पे डालना चाहिए? द आंसर इज यस, डालना चाहिए। और फिर वो एनुअल इंपेयरमेंट वाली जो असेट होती है, जिन्होंने दिसंबर या सितंबर में इंपेयरमेंट किया था, क्या उनको 31 मार्च को अलग से इंपेयरमेंट करना चाहिए? आंसर इज यस। तो ये सारा चीज को हाईलाइट करके आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। यहां वो आंसर लिखा हुआ है, आप केयरफुली घर में उसको पढ़ लीजिएगा और किसी भी तरह का डाउट हो मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस द डिक्लेरेशन ऑफ 3 नंबर क्वेश्चन, since the declaration of COVID-19 as global pandemic, the entity's market capitalization in a leading capital market has declined significantly and it is much lower than the carrying amount of its total assets. Is this an indicator of impairment? Answer is yes. क्लास में जब इंड एज 36 हम लोग पढ़ रहे थे तो ये एजेंडा आया था डिस्कशन का कि अगर किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अनुपम नीचे आएगा एक बार, अगर किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन उसके नेट असेट से कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स माइनस लायबिलिटीज से गिर जाता है, कम हो जाता है, तो क्या ये एक इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट है? आंसर इज यस। और अगर ये एक इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट है तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन यहां पे एक मैनेजमेंट को केयरफुली कंसीडर करना चाहिए कि ये जो फॉल इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ ये टेम्पररी है या परमानेंट है? मेजॉरिटी ऑफ द ग्लोबल और इंडियन कैपिटल मार्केट में आपने छोटा कर दीजिए इसको, देखा होगा कि जिस तरह से मार्केट लुढ़के इन द मंथ ऑफ मार्च, इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई वो लोग सिग्निफिकेंटली रिकवर कर गए। इवन अमेरिकन आर ट्रेडिंग एट 52 वीक हाइज, वी आर ऑल्सो वेरी नियर टू आवर 52 वीक हाइज। चाइना इज ट्रेडिंग एट 52 वीक हाइज। नैस्डैक तो 52 वीक हाई से, मतलब पिछला जो 52 वीक हाई था प्री कोविड, उससे 30% 40% शायद ऊपर चला गया है। एग्जैक्टली 30% ऊपर तो पक्का ही चला गया है। तो ये देखने लायक बात होगी कि ठीक है मार्केट वैल्यू गिरा पर वो टेम्पररी था या परमानेंट था। और ये भी एक तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई हमारा बिजनेस के एडवर्सली इंपैक्टेड हुआ है कि नहीं। अब देखिए मैं आपको ब्रिटानिया का एग्जांपल लेता हूं, HUL का एग्जांपल लेता हूं। मार्च में उनके भी शेयर प्राइसेस गिरे लेकिन उनका बिजनेस कभी नहीं गिरा। उनका जो बिस्किट्स वगैरह है उसका सेल बढ़ गया और उन्होंने तो इतना सुंदर पोजीशनिंग किया कि जो हाई सेलिंग आइटम था उसका प्रोडक्शन बढ़ा करके अपना जबरदस्त टाइप से प्रॉफिट कमाया। ऑल नेस्ले, HUL, इन सब का सेल कभी नहीं गिरा। और थोड़ा मोड़ा गिरा भी तो भी इंपेयरमेंट की पोजीशन तक नहीं पहुंचा। मार्केट कैपिटलाइजेशन गिर गया, नो डाउट अबाउट दैट। तो आंसर इज, क्या ये एक इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट है? यस। मार्केट कैपिटलाइजेशन का नेट एसेट से कम होना इज एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट।
बट क्या मैं अपनी सारी एसेट को माने इंपेयरमेंट के टेस्ट पे डालूं, इसके लिए मैनेजमेंट को जजमेंट कॉल लेना पड़ेगा। कोई रिलायंस ने अपनी एसेट को इंपेयरमेंट के टेस्ट में नहीं डाला, हुआ ही नहीं, इंपेयरमेंट क्यों डालेंगे? किसी ब्रिटानिया ने, HUL ने इंपेयरमेंट के टेस्ट पे नहीं डाला। पर मेरे को पक्का विश्वास है, मेरे पास उनकी बैलेंस शीटें नहीं है, लेकिन आई हैव फुल फेथ कि ये PVR, ये आइनॉक्स, ये स्पाइस जेट, ये क्या नाम, इंडिगो, ये लोग जो ट्रैवल एंड टूरिज्म वाली कंपनियां हैं, मेक माई ट्रिप्स टाइप, they must have put their asset to the test of impairment. पर बाकी लोगों को और भी इंडिकेशंस देख करके फिर डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती आपको मालूम है रिकवरेबल अमाउंट विल बी वेरी हाई। ये भी आपने इंड एस में पढ़ा होगा कि देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, बट आई नो दैट माई रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट विल बी मच मच हायर देन द कैरिंग अमाउंट, देन आई डोंट नीड टू डू द इम्पेयरमेंट। इवन माई नेट सेलिंग प्राइस, जो अकेला नेट सेलिंग प्राइस है वही बहुत हाई है, कैरिंग अमाउंट इज ओनली 20 करोड़, नेट सेलिंग प्राइस इज 3000 करोड़। तो वाई शुड आई चेक द इंपेयरमेंट, वाई शुड आई कैलकुलेट द वैल्यू इन यूज, लीव इट। तो अदर इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट को भी केयरफुली असेस करके इंपेयरमेंट टेस्ट करना चाहिए। बट हां, इस क्वेश्चन का आंसर है कि इज इट एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट? आंसर इज यस, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट। Fourth question. Recoverable amount is an important ingredient in the recognition of impairment loss in Ind AS 36. Impairment of assets. What are the critical factors that need to be considered while estimating the recoverable amount? ये वो जो नॉर्मल फैक्टर्स जो आपको इंड एस 36 में बताए गए थे, वही सारे फैक्टर्स हैं। इनको आप बैठ के रीड कर लीजिए। एक दो बातें मैं आपको बता दूं कि रिकवरेबल अमाउंट में आप दो चीजें निकालते थे, एक तो नेट सेलिंग प्राइस और एक वैल्यू इन यूज। तो नेट सेलिंग प्राइस तो वो होता था कि हम लोग इस एसेट को बेचेंगे और माइनस जो भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू सेल आएगा माइनस कर देंगे तो नेट सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बट द वैल्यू इन यूज जो आप निकालते थे, जिसमें फ्यूचर कैश इनफ्लो को डिस्काउंट करते थे, उसमें बहुत सीरियस टाइप के कंसिडरेशंस बदलेंगे, क्योंकि फ्यूचर कैश फ्लो मतलब कोविड-19 के बाद अगला साल 2021, 21, 22, 22, 23 डाइसी पीरियड, यू नेवर नो कहां कैसे का रिकवरी होगा। तो वो जो होता था ना, आपने पढ़ते थे प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम कि भाई ये प्रोबेबिलिटी है कि ये होगा, इतना प्रोबेबिलिटी है कि ये होगा, इतना प्रोबेबिलिटी है कि ये होगा, इतना प्रोबेबिलिटी कि ये होगा। उसके बाद एक तो एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू जो निकालने का कॉन्सेप्ट नहीं है क्या, वो वाला यूज करना चाहिए। एक सिंगल कैश फ्लो का प्रोजेक्शन नहीं होना चाहिए, एस्टिमेटेड कैश फ्लो होना चाहिए। देखिए, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, वो वाला कैश फ्लो होना चाहिए। कोविड-19 के इंपैक्ट का प्रॉपर कंसिडरेशन उसमें होना चाहिए। कपड़े के बिजनेसमैन को तो बहुत केयरफुली, बरमूडा का सेल बढ़ गया, बाकी सारा चीज का सेल बुरी तरह से अफेक्टेड है। बी केयरफुल। फिर जो आप बजट्स वगैरह बनाते हैं, उसमें जो रिकवरेबल अमाउंट्स वगैरह के लिए जो भी आप डेटा यूज करते हैं, उसका बहुत केयरफुल रिवीजन होना चाहिए। जो भी अजम्पशंस वगैरह आप लेते हैं, केयरफुल रिकंसिडरेशन होना चाहिए। डिस्काउंटिंग रेट्स वगैरह का केयरफुल असेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट गिर गए हैं ना सब जगह पे, जीरो अमेरिका में, मतलब अमेरिका ने तो इतना रुपया पंप किया, इतना रुपया पंप किया है कि उसके कारण साला एसेट प्राइसिंग में बबल आ गया है। सोना, गोल्ड, सिल्वर कैसे कैसे दाम पे पहुंच गया, और लोग बोल रहे हैं कि अभी कैसे कैसे दाम पे और पहुंच जाएंगे, बिकॉज डॉलर इज गोइंग टू बी डिप्रिशिएटेड लाइक एनीथिंग। सो पीपल वुड बी लाइकिंग कि वो लोग अपना डॉलर में एसेट नहीं रख के गोल्ड में एसेट रखेंगे। आई मीन अजीब अजीब टाइप की थ्योरी चल रही है। सो इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंटिंग रेट जो होता है, फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हैं ना, वो भी बहुत केयरफुली असेस होना चाहिए।
अब साला मान लीजिए इस तरह का रिस्क बढ़ गया है कि आप रिस्क फ्री रेट और वो जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल वाला नहीं था, रिस्क फ्री रेट प्लस कैपिटल, वो रिस्क प्रीमियम ऐड करके डिस्काउंटिंग रेट निकालते थे, वो अभी फिजिबल ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में जो वो सरोगेट करते थे ना दूसरा डिस्काउंटिंग रेट को, कि कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लीजिए या इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज कर सकते हो, तो वो सरोगेटेड डिस्काउंटिंग रेट यूज करना विल बी बेटर इन दीज सर्कमस्टांसेस। If you feel that the normal discounting rate which you used to use earlier are no more relevant at this point of time, तो discounting rate can be changed. Proper disclosure दे दीजिएगा कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा चेंज किया है. So that's it. अब आइए अगला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं कि what is the length of the future period to be considered for forecasting cash flows mentioned in the question above. ये क्वेश्चन 6 नहीं, mentioned in the question above. इसमें वही है कि नॉर्मल है, हम लोग जब भी कोई एसेट का कैश फ्लो निकालते हैं, फ्यूचर कैश फ्लो, तो एसेट पूरी वर्किंग लाइफ तक कितना कैश फ्लो देगा उसी का प्रोजेक्शन लेते हैं, और आज भी उसी का ही प्रोजेक्शन लेंगे फॉर द रिमेनिंग वर्किंग लाइफ. हां यह जरूर है कि हम लोग जो अपना बजट वगैरह जो बनाते हैं उसमें जो अगला 12 महीना का डिटेल लेते हैं उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाएंगे. बट सो फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द फ्यूचर पीरियड टू बी कंसीडर्ड फॉर फोरकास्टिंग द कैश फ्लोज फॉर इंपेयरमेंट, आंसर इज द एंटायर वर्किंग लाइफ. लेकिन हां अब जो कैश फ्लो का प्रोजेक्शन होगा वो उतनी सर्टेनिटी के साथ नहीं हो पाएगा पहले जिस लेवल का सर्टेनिटी था. अच्छा एक चीज मैं आपको और बोलूंगा कि डबल काउंटिंग नहीं हो जाए, इसको ध्यान रखिएगा. फॉर एग्जाम्पल आपने डिस्काउंटिंग रेट को भी बढ़ा दिया और कैश फ्लो को भी गिरा दिया, ये डबल काम मत कर दीजिएगा. अनसर्टेनिटी के कारण कैश फ्लो को कर दिया एकदम लोअर और डिस्काउंटिंग रेट को कर दिया एकदम हायर, तो चला फ्यूचर कैश फ्लो ऐसे ही बहुत ही कम हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो बहुत कम हो जाएगा. तो ये बहुत केयरफुली असेस करना है. डबल काउंटिंग नहीं हो जाए, लॉसेस और लॉसेस, पर लॉस 100 करोड़ का है, बोलना 1500 करोड़ वो भी गलत है. सो उसके लिए भी इंस्टीट्यूट ने हमें बोला है कि केयरफुल रहना है. मैं खाली 2 लाइन पढ़ता हूं. COVID-19 outbreak should normally affect the period over which the future cash flows are estimated. That is, cash flows should be projected. इस क्वेश्चन का आंसर, cash flow should be projected over the remaining useful life of the asset or cash generating unit. In view of the significant uncertainty about the direction, timing and magnitude of the COVID-19 impact, greater weight should be given to external evidences. So far as period is concerned, जो हम पहले लेते थे वही पीरियड आज भी लेंगे. Last question before the break. Since the announcement of COVID-19 pandemic, financial and capital markets have been volatile. In particular, risk-free discount rate have decreased substantially. Zero हो गया भाई, zero हो गया है. And are expected to remain low over the next few years. Also, asset specific discounting rate may not be available. Can the entity use any other method, that is WACC, determined using the technique such as capital asset pricing model? Answer is yes, they should. Rather they should. अगर एसेट स्पेसिफिक डिस्काउंटिंग रेट प्रैक्टिकल नहीं है तो सरोगेटेड रेट हम लोग लेते हैं, हम लोग के इंड एस में लिखा हुआ है. ये देखिए, एन एंटिटी यूजेस सरोगेट्स टू एस्टिमेट द डिस्काउंट रेट. WACC एकदम आराम से लिया जा सकता है. एंटिटीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट या अदर मार्केट बोरोइंग रेट भी लेते हैं. 3 रेट का जिक्र है इंड एस 36 में, कंपनी का WACC, कंपनी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट और मार्केट का बोरोइंग रेट्स. तीनों का इसी ऑर्डर में यूज करने के लिए बोला है. एक बार देख लीजिएगा अपने इंड एस 36 को.
तो एकदम वैलिड पॉइंट आपको यूज करना ही चाहिए। तो एक बार यहां पे डिस्कशन को रोकते हैं, 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम वापस से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। स्टार्ट पंचू। अगला जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके ऊपर आईसीएआई ने जो एडवाइजरीज जारी की हैं, जो बोला है उन्होंने, एक एक बात मैं तुम लोगों के सामने रखता हूं। सबसे पहला बात है ये जो इम्पेयरमेंट होता है, फिनेंशियल असेट्स का जो इम्पेयरमेंट होता है। अब फिनेंशियल असेट्स में इक्विटी शेयर्स भी आता है, लोन्स गिवन टू अदर्स भी आता है, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह जहां पे इन्वेस्ट किया वहां पे भी आता है। तो अगर दूसरी कंपनियों के बॉन्ड्स वगैरह में हमने इन्वेस्ट किया है और मान लीजिए कंपनी कोविड से हिट है बुरी तरह से, मान लीजिए लोन ही हमने किसी ट्रैवल और टूरिज्म कंपनी को दिया है, उनके डिबेंचर में हमने इन्वेस्ट किया है, अब उनका फ्यूचर अर्निंग का कैपेसिटी बहुत खराब है, वो लोग हमको लोन का पैसा देंगे या नहीं देंगे, उसको लेकर के सिग्निफिकेंट डाउट अब पैदा हो गया है। पहले मान लीजिए सब कुछ ठीक था, पर अब आने वाले टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो इंडेस 109 में 32 वगैरह में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको लगता है कि आपका एसेट में इंपेयरमेंट हुआ है तो वो जो लॉसेस को कैलकुलेट करने का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मेथड बोल करके एक कॉन्सेप्ट है कि कितना परसेंट आपको लॉस हो सकता है एसेट में, और जितना परसेंट भी आपको लॉस होता है उसके हिसाब से आपको लॉस का प्रोविजनिंग करना चाहिए। ये जो इंपेयरमेंट की अकाउंटिंग होती है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, इसमें असेट को 3 ब्रैकेट में या 3 बकेट में या 3 स्टेज में डिवाइड किया जाता है। एक तो फिनेंशियल असेट ऐसा होता है कि जिसमें सिंस इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद किसी भी तरह का सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं हुआ है, मतलब द एसेट इज वेरी नॉर्मल, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द क्रेडिट रिस्क। मतलब कुल मिलाकर के वो एसेट ठीक है। मान लीजिए अपन लोग ब्रिटानिया को लोन दिए या मान लीजिए HUL को लोन दिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द रिस्क नहीं है तो वो एक तरह की फिनेंशियल एसेट हो गई। दूसरा फिनेंशियल एसेट हो गया कि जिसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द रिस्क है। और तीसरा फिनेंशियल एसेट हो गया जो क्रेडिट इंपेयर्ड है। तो इन दोनों को एक बकेट में रखा जाता है। ऐसे तो टोटल मिलाकर के 3 स्टेज हो गए। स्टेज 1 वेयर देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द क्रेडिट रिस्क, स्टेज 2 वेयर देयर इज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द क्रेडिट रिस्क फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन, एंड 3 विच इज क्रेडिट इंपेयर्ड। इस 3 तरीके से डिवाइड करके प्रोविजनिंग के कैलकुलेशंस होते हैं। प्रोविजनिंग के कैलकुलेशंस का बहुत ही सीरियस टाइप का कैलकुलेशंस है, वो हम लोगों के सिलेबस में नहीं, हम लोग पढ़ते नहीं है उसको।
परसेंटेज दिया रहता है, हम लोग प्रोविजन बना देते हैं, लेकिन डिस्कशन का एजेंडा है तो मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब यहां पे हमारे इंस्टीट्यूट ने 2-3 बातें बोली कि भाई ये जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकलता है, ये एक तो निकलता है बेस्ड ऑन 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, और एक है लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। तो ज्यादातर केसेस में तो क्या होता है, जो ट्रेड रिसीवेबल टाइप की फाइनेंशियल एसेट्स होती है ना, उसमें अगला 12 मंथ में कोई ऐसा इवेंट होने वाला हो जिसको लगता है, जिसको देख के कि ये डेटर हमारा पैसा डुबा सकता है, तो ज्यादातर केसेस में शॉर्ट टर्म एसेट्स वगैरह में 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का हिसाब से लोग प्रोबेबल लॉस निकाल करके इंपेयरमेंट अकाउंटिंग करते हैं। और जो लॉन्ग टर्म एसेट होती है उसमें लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालते हैं, वो भी खास करके अगर मान लीजिए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द क्रेडिट रिस्क हुआ हो या क्रेडिट इंपेयरमेंट हुआ हो। तो अब क्योंकि ये कोविड वगैरह का केसेस आ गया, तो हमारे इंस्टीट्यूट ने ये एडवाइजरी बोली है, ये स्पेसिफिकली बोला है कि अगर कोई किसी तरह का सिग्निफिकेंट क्रेडिट रिस्क वगैरह नहीं बढ़ा है, तो आप अपना वो जो 12 मंथ ईसीएल मेथड है, आप उससे अपना अकाउंटिंग कर लो, और इन दोनों में आप लोग लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस लगा करके अकाउंटिंग कर लो। पहले भी एग्जैक्टली यही होता था, अभी थोड़ा सा केयरफुली असेस करने के लिए बोला, वापस से रिकंसीडर कर लो, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सिग्निफिकेंट क्रेडिट रिस्क बढ़ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है बहुत सारी कंपनियों में। अब अगर किसी ने स्पाइस जेट को 200 करोड़ रुपए का लोन दिया है, तो प्रॉब्लम तो है ही ना जी, कब फ्लाइटें खुलेंगी। अभी स्पाइस जेट को लेकर के तो अर्न्स्ट एंड यंग उसका ऑडिट करता है, उसने तो गोइंग कंसर्न के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। तो अगर किसी ने लोन दिया है तो प्रॉब्लम तो है ही, तो प्रॉब्लम है, तो इस चीज को केयरफुली असेस करके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग कर लेना है। और एक बात को लेकर के एडवाइजरी जारी किया उन्होंने, बोला ये जो फेयर वैल्यू का डिटर्मिनेशन करते हैं ना, जैसे एफवीटीपीएल असेट हो या एफवीटीओसीआई असेट हो या इवन एफवीटीपीएल लायबिलिटी हो, तो जो फेयर वैल्यू मेजर करते हैं उसमें खास करके अगर कोई लिस्टेड स्टॉक हो तो हम लोग मार्केट प्राइस से उसका वो ले आते हैं, शेयर मार्केट में जो स्टॉक मार्केट में जो कोटेड प्राइस है वहां से ले आते हैं। लेकिन अगर वो मार्केट प्राइस लॉजिकल नहीं हो, तो अगर वो मार्केट प्राइस का जो ट्रांजैक्शन है वो अगर ऑर्डरली ट्रांजैक्शन नहीं हो, तो क्योंकि फेयर वैल्यू के लिए जो बोलते हैं ना कि फेयर वैल्यू इज द वैल्यू एट विच एन इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल बायर बाइज फ्रॉम एन इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल सेलर व्हेन दे ट्रांजैक्ट इन द आर्म्स लेंथ एंड दे आर अनबायस्ड। तो ट्रांजैक्शन अगर ऑर्डरली नहीं हो रहा हो तो स्टॉक मार्केट में, या वो स्टॉक मार्केट ही बंद हो, तो वो प्रिंसिपल मार्केट, वो मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट, वहां पे अगर मार्केट प्राइस ही ऑर्डरली नहीं हो रहा हो, तो वॉल्यूम ही इतना गिर गया हो, तो अब 2-4 यूनिट ही माल बिकता है वहां पे, पूरा मार्केट ही बंद है, और 2-4 यूनिट किसी भी दाम में बिक जा रहा है, साला वो मार्केट वो फेयर वैल्यू हो ही नहीं सकता। तो क्या करें? तो हमारा इंस्टीट्यूट ने एडवाइजरी जारी किया और बोला है कि आप लेवल 2 और लेवल 3 इनपुट पे चले जाओ। मतलब लेवल 1 इनपुट जो ऑब्जर्वेबल मार्केट प्राइस है, उससे नीचे कोई भी वैल्यूएशन टेक्निक्स या जो दूसरे वो प्राइस टू बुक, प्राइस टू मार्केट वगैरह वगैरह जो इनपुट होता है, उनको यूज करके भी आप फेयर वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन जब भी आप इस तरह का काम करते हो कि फेयर वैल्यू आप पहले लेवल 1 से निकालते थे, अभी लेवल 2 लेवल 3 से निकालने लग गए हो, तो उस चीज को अलग से डिस्क्लोजर जरूर कर दीजिएगा। लेकिन इफ द मार्केट प्राइस फ्रॉम द एडवांटेजियस या प्रिंसिपल मार्केट इज नॉट orderly, it's not proper fair value, then we can go for level 2 and level 3 input. और एक बात डिस्कशन में आया कि हेज अकाउंटिंग को लेकर के एडवाइजरी है, हेज अकाउंटिंग को लेकर के अपने लोग जो हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शंस होता था ना, कि जैसे मान लो हमको वहां से एक्सपोर्ट ऑर्डर आने वाला है, $4 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर आने वाला है। अब जहां से एक्सपोर्ट ऑर्डर आने वाला वो कंट्री इज सीरियसली कोविड हिट आने वाला है, हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन, और हम लोग उसके अगेंस्ट में हेजिंग कर लिए हैं, पहले से हेज कर लिए। हमेशा ही आता था ऑर्डर, फिर से अभी आने वाला हमको लग रहा था और हम उसको हेज कर लिए। अब हमको लग रहा है कि दैट हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन नहीं होगा, इट्स नॉट गोइंग टू कम।
अच्छा, हम इधर में क्या करके रखे हैं कि हेजिंग कर लिए थे और जो भी हेजिंग प्रॉफिट लॉस हो रहा था उसको हम वो कैश फ्लो हेज रिजर्व में डाल के रखे हैं। मान लीजिए कैश फ्लो हेज था और एकदम इफेक्टिव हेज है, तो हम उसको कैश फ्लो हेज रिजर्व में डाल के रखे हैं। अब मेरे को लग रहा है कि वो तो हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन है ही नहीं, अब तो वो प्रोबेबल भी नहीं, हाईली छोड़िए प्रोबेबल भी नहीं है, तो हम क्या करें? मेरा ये जो कैश फ्लो हेज रिजर्व में बैलेंस बचा उसको क्या करें? द आंसर इज कोविड-19 की वजह से बहुत सारे हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शंस में बिकम नो लॉन्गर प्रोबेबल, और ऐसी स्थिति में इंड एस में पहले भी बोला गया है बिना कोविड-19 के भी कि आपका अगर ये नो लॉन्गर प्रोबेबल हो जाता है तो आपको कैश फ्लो हेज रिजर्व को पी&एल में रिक्लासिफाई कर देना चाहिए और प्रॉपर डिस्क्लोजर दे देना चाहिए कि पहले ये हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन था, हमने हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का जो भी प्रॉफिट लॉस था उसको सीएफएचआर में डाल के रखा था, अब मेरे को लगता है ये प्रोबेबल नहीं है तो हम इसको रिक्लासिफाई करके पीएल में डाल दिए, और आने वाला भी जितना भी डेरिवेटिव का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, जिस किसी से भी आपने हेज किया है, हेजिंग तो डेरिवेटिव से करते होगे फ्यूचर ऑप्शन से, फॉरवर्ड वगैरह से, तो उसका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा आने वाले टाइम पे भी आप सीएफएचआर में मत डालिएगा, पीएल में डालिएगा। सिमिलरली अगर आपको लगता है एक हाईली प्रोबेबल ट्रांजैक्शन जो है, हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन, अब खाली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन हो गया है और सीएफएचआर में जो 400 करोड़ रुपया रखा हुआ है उसमें से 150 करोड़ रुपया अब इफेक्टिव नहीं है, 250 करोड़ ही इफेक्टिव है। इफेक्टिव पोर्शन, इनइफेक्टिव पोर्शन याद होगा आपको, तो जो 150 करोड़ रुपया अब इनइफेक्टिव हो गया है उसको आप पीएनएल में शिफ्ट कर दीजिए, और जो 250 करोड़ रुपया आपको लग रहा है कि इफेक्टिव है उसको आप पीएल में सीएफएचआर में रहने दीजिए। तो ये चीज को रिकंसीडर करने के लिए बोला गया है। एक कि बैड डेट के लॉसेस, इंपेयरमेंट के लॉसेस के लिए ये जो 3 बकेट का क्लासिफिकेशन है इसको केयरफुली करने बोला गया है। पहले बकेट में 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के हिसाब से प्रोविजनिंग होगी, बाकी दोनों में लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के हिसाब से प्रोविजनिंग होगी, पहले भी वही होती थी। फेयर वैल्यू डिटर्मिनेशन में अगर लेवल 1 इनपुट इनवैलिड लगता है तो लेवल 2 लेवल 3 में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्क्लोजर दे देना है। हेज अकाउंटिंग अगर अब इनइफेक्टिव हो गया है या नो लॉन्गर प्रोबेबल हो गया है तो उसका जो भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में या हेज रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है उसको पीएनएल में रिक्लासिफाई करने के लिए हमारा इंस्टीट्यूट ने एडवाइजरी दिया है। ओके, सो विद दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एडवाइजरी होता है खत्म। आइए हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, A non-financial institution has a major part of its financial asset in the form of trade receivables that result from the transactions within the scope of Ind AS 115. For the purpose of recognition and measurement of impairment losses on these assets, the entity has been following a simplified approach of recognizing lifetime expected credit loss using a provision matrix based on its लास्ट 5 years रोबस्ट डेटा ऑफ लॉस रेट्स। पिछले डेटा वगैरह को तो क्रेडिट पीरियड तो बहुत छोटा पीरियड का देते हैं, 2 महीना 3 महीना, तो 2 महीना 3 महीना इज द लाइफ टाइम ऑफ द डेटर, तो वो लाइफ टाइम ऑफ द डेटर के हिसाब से अगला प्रोविजन बनाता था। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक कैन द एंटिटी कंटिन्यू विथ इट्स ओल्ड प्रोविजन मैट्रिक्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल लॉस रेट्स। आंसर यहीं पे ही क्लियर है, आंसर इज नो। अब बहुत ज्यादा रुपया डूबेगा। अब जो डेटर का प्रोविजन फॉर बैड डेट हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से आपने अगर 3% बनाया है, मान लीजिए आपका लॉस रेट इज 3%, ये लॉस रेट परसेंटेज प्रोविजनिंग को बोलते हैं, जो बचपन से आप परसेंटेज प्रोविजन बनाते हैं, वो 3% बनाया है, दैट में गो अप टू 30%। तो कोविड-19 के केसेस में आप ओल्ड प्रोविजन मैट्रिक्स के बेस पे जो हिस्टोरिकल लॉस रेट है उसके बेस पे आप प्रोविजन नहीं बना सकते। द आंसर इज नो। आइए मैं आंसर आपके साथ डिस्कस करता हूं, पढ़ता हूं मैं आंसर को, देखिए।
The onset of COVID-19 outbreak around the financial year 1920 would have an effect on the current and future economic environment of the entity, and hence the past data and the assumptions may not be fully relevant. May not be. Therefore it is imperative to reassess, पुराना valid नहीं है, reassess करो and reevaluate the original provision metrics employed by the entity for any changes and considerations required to be made in regard to the current economic environment and forward looking information in the light of COVID-19 outbreak. कुल मिलाकर के यही बोलना है रे हिंदी में कि प्रोविजन फॉर बैड डेट के परसेंटेज को बढ़ाइए, ढंग से रिकंसीडर करके बढ़ाइए. सेकेंड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस अप्रोच, वही लॉस रेट परसेंटेज प्रोविजन अप्रोच of Ind AS 109 requires the entities to consider reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस. प्रोविजन लोग पुराने एक्सपीरियंस को और फ्यूचर में जो चीज होने वाला उसको ध्यान में रख के ही प्रोविजन बनाते हैं, नॉर्मल है. कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू कंप्लाई विथ दिस रिक्वायरमेंट ऑफ फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनारियो कॉज्ड बाई रैपिडली इवॉल्विंग कोविड-19 आउटब्रेक? व्हाट आर द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स द एंटिटीज आर एक्सपेक्टेड टू कंसीडर? ये फाट मारने का समय. फाट मारना हम लोग गांव में बोलते हैं, जहां पे खूब ज्यादा बंडलबाजी फेंकते हैं, ये उस तरह का समय. तो क्या क्या चीज को कंसीडर करना चाहिए, क्या क्या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को कंसीडर करना चाहिए टू कैलकुलेट प्रोविजन फॉर लॉसेस इन आवर फाइनेंशियल असेट्स? तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स यहां देखिए मैंने 8-9 लिख के दिया है. जहां पे आपका असेट है उस कंट्री का जीडीपी ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड सेविंग्स, इक्विटी प्राइसेस, इन्फ्लेशन, फॉरेक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, परचेजिंग पावर इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, स्टेट प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस, इन्वेस्टमेंट इन द असेट्स. ये मैक्रो बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करके प्रोविजन फॉर बैड डेट का हिसाब होना चाहिए. और जो छोटी छोटी बातें हैं यहां पे उसका डिटेल नोट्स में लिखा हुआ है. मैं 1-2 लाइन अगर बोलूं, देखो, the entities need not undertake an exhaustive search of information but shall consider all reasonable and supported information that is available without undue cost. The information used should include the factors specific to the entity's borrowers, credit risk, portfolios and more importantly economic environment in which the entity is operating. Time horizon or forecast information should be commensurating with the expected life of the credit risk portfolio. Source of information can be internal as well external. ज्यादा भरोसा लेकिन एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन पे होना चाहिए. तो इन सब चीजों को कंसीडर करके प्रोविजन फॉर बैड डेट का परसेंटेज निकालना चाहिए, जो कि कोविड-19 के ऑनसेट के बाद केयरफुली रिकंसीडर करने की जरूरत है. थर्ड क्वेश्चन, a financial institution has a consumer loan portfolio comprising large number of accounts with average remaining tenure of 3 to 5 years. Ind AS 109 requires the entities to consider forecast of future conditions for estimating the impairment losses under an approach commonly referred to as expected credit loss. True. What would be the forecast period for this purpose? Can it be over the next 12 months or longer period of say credit cycle of 7 years? Answer is, अगर देख करके ये लगता है कि ज्यादातर लोन पोर्टफोलियो का ज्यादातर हिस्सा सिग्निफिकेंट क्रेडिट रिस्क में घुस गया है या फिर क्रेडिट इंपेयर्ड हो गया है, तो लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस में, मतलब 12 मंथ एक्सपेक्टेड ईसीएल मेथड में नहीं जाकर के लाइफ टाइम माने लॉन्गर पीरियड ईसीएल मेथड में जाना चाहिए. और अगर लगता है कि नहीं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिस्क हैज बीन
इंक्रीज्ड, तो फिर 12 मंथ ईसीएल में रहना चाहिए। यहां देख करके मेरे को लगता है कि कोविड ऑनसेट के कारण इट वुड बी प्रूडेंट टू गो फॉर ए लॉन्गर पीरियड। फोरकास्ट पीरियड शुड बी लिटिल बिट पीरियड। देखिए क्वेश्चन, आंसर पढ़ता हूं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईसीएल द स्टैंडर्ड स्टेट्स दैट the maximum contractual period over which the entity is exposed to the credit risk should be considered. Further, in the context of making the assessment of the significant increase in the credit risk for segregation of exposure into 3-stage model, the standard requires that the entity should consider the likelihood of risk of default occurring over the expected life of the financial instrument. Therefore, an important factor to consider in determining the forecast future period is the period over which the entity is exposed to credit risk. As here the tenure is 3 to 5 years, we should go for a longer period. Accordingly, the facts and circumstances relating to entity's credit risk exposure plays a critical role in deciding the forecast period to be used in estimating ECL. Therefore, the forecast period should be a longer period. 4 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। In order to sustain the economy in the period of depressed economic conditions resulting from COVID-19, the government and prudential regulatory authority of banking sector has advised the financial institutions to grant loan repayment moratoriums or payment holidays to its borrowers. A financial institution is required to follow general approach, which is the 3-stage approach. तीनों स्टेज अप्रोच का नाम बार बार नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। इन द इवेंट स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, नो सिग्निफिकेंट रिस्क इंक्रीज, सिग्निफिकेंट रिस्क हैज इंक्रीज्ड और क्रेडिट इंपेयर्ड, वो 3 बार बार नहीं पढ़ रहा हूं, टाइम बचाने का कोशिश कर रहा हूं। इन द इवेंट द बोरोवर रिक्वेस्ट and financial institution grants a loan moratorium to its customer in that loan portfolio, does it result in stage 1 exposure move to stage 2? Very good question. मान लीजिए कस्टमर राजेश, जब से वो लोन लिया है सिंस इंसेप्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द क्रेडिट रिस्क, जबरदस्त क्रेडिट वर्दीनेस है उसका। पेंडेमिक आया, कोविड आया, सरकार ने लोन मोरेटोरियम अनाउंस किया, उसने लोन मेरे को बोला, मैं मान लो आईसीआईसीआई बैंक मेरे से उसका लोन लिया हुआ, ही हैज टेकन लोन फ्रॉम मी, उसने मेरे को रिक्वेस्ट किया मेरे को मोरेटोरियम चाहिए, मैंने उसको मोरेटोरियम ग्रांट कर दिया। जस्ट बिकॉज की मोरेटोरियम ग्रांट किया हुआ है राजेश को, क्या राजेश स्टेज 1 से स्टेज 2 में चला गया? क्या नो सिग्निफिकेंट रिस्क से सिग्निफिकेंट रिस्क में चला गया जस्ट बिकॉज कि उसने मोरेटोरियम मांगा? नो, नहीं गया। मेरे को असेस करना होगा सिचुएशन को, राजेश का बिजनेस कैसा चल रहा है, राजेश हैं कहां पे, कौन से धंधे में है, फिर स्टेज 1 से स्टेज 2 की स्टोरी बनेगी। जस्ट बिकॉज किसी ने मोरेटोरियम मांग लिया वो क्रेडिट इंपेयर्ड हो गया या सिग्निफिकेंट रिस्क इंक्रीज हो गया, ऐसा नहीं है। मुझे याद है ये जो बैंकों में जब ये मोरेटोरियम की बात उठी तो बहुत सारी बैंकों में, इवन आपके बजाज फाइनेंस में, एनबीएफसी में 70% का मोरेटोरियम रिक्वेस्ट था। 1 महीना गुजरा, अप्रैल खत्म हुआ, इट केम डाउन टू 15%, और 1 महीना गुजरा, इट केम डाउन टू 3-5%। तो अगर हम सबको ही बैड डेट बोल देते, क्रेडिट रिस्क वो बोल देते बढ़ गया है, तो गलत होता ना। नो, कस्टमर का क्रेडिट रिस्क का केयरफुल एनालिसिस होकर के ही स्टेज 1 से स्टेज 2 में मूवमेंट होगा, ऐसे नहीं होगा। बाकी आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा, आगे का क्वेश्चन में चलते हैं। कॉन्सिक्वेंट टू द अनाउंसमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिलीफ पैकेजेस, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ। कॉन्सिक्वेंट टू द अनाउंसमेंट ऑफ रिलीफ पैकेजेस बाय द गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज, a financial institution has given 3-month loan payment moratorium to certain borrowers. How should this change the loan repayment terms be considered under X9, assuming such borrowers have not experienced
significant increase in the credit risk. Specifically, whether interest income should be accrued during the interest payment deferral period. अगर इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन का हम बात करें, मेरी बैलेंस शीट में असेट है, मैंने लोन दिया, मैं आईसीआईसीआई बैंक हूं, मेरे लिए क्वेश्चन है. अगर इंटरेस्ट की अकाउंटिंग का बात करूं तो ये जो अप्रैल मई जून जिसमें मोरेटोरियम चल रहा था, अब तो जुलाई अगस्त सितंबर तक मोरेटोरियम है, हम अपना इंटरेस्ट इनकम लिखेंगे. हम अपना इंटरेस्ट इनकम वैसे ही लिखेंगे जैसा मैं लिखता था. सर कैसे लिखते थे? जैसे नॉर्मल. अगर स्टेज 1 वाला और स्टेज 2 वाला रहता था तो ग्रॉस अमाउंट पे लिखता था और स्टेज 3 वाले में प्रोविजन फॉर लॉस माइनस करके लिखता था, नेट ऑफ क्रेडिट अलाउंस माइनस करने के बाद. वो नॉर्मल है, जैसे इंटरेस्ट इनकम पहले लिखते थे वैसे ही लिखेंगे. हाँ, ये जो बात है कि सर ये क्या नाम, ये जो एक्सटेंशन हो गया अभी मोरेटोरियम का, उसका हिसाब किताब कैसे करेंगे? तो आप लोगों को एक तो चीज पढ़ाए थे हम, फिनेंशियल लायबिलिटी के लिए वो चीज था, वो 10% वाला मॉडिफिकेशन एंड एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग, याद है? अब क्योंकि मोरेटोरियम आ गया, लोन पीरियड थोड़ा सा बढ़ गया, 6 महीना वो पे नहीं करेगा, उसके बाद वो पे करना स्टार्ट करेगा, तो मॉडिफिकेशन हो गया ना, टर्म्स में, अमाउंट में भी मॉडिफिकेशन हो जाएगा. अभी तो ये भी झमेला चल रहा है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, 6 महीना का पीरियड में इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे. तो अभी तो सारी बैंकें यही बोल रही हैं हम लोग इस 6 महीना का इंटरेस्ट लेंगे, और बैंक तो ये भी बोल रही है हम लोग इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट इनकम लिख रहे हैं. आरबीआई में दोनों ही केस चल रहे हैं, आरबीआई बोलता हूं सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आ जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट इनकम अभी बैंकों को लिखना चाहिए. और दूसरा बात रहा कि सर ये जो मॉडिफिकेशन हुआ, ये जो टेन्योर बढ़ा, ये जो कस्टमर को ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, उसका अकाउंटिंग कैसा होगा? तो उसमें एक 10% थ्रेशोल्ड का अकाउंटिंग आप लोगों को समझाया गया था कि अगर पुराना और नया, पुराना कैरिंग अमाउंट ऑफ द लोन और नया रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ द लोन फाइंडिंग द सेम यूजिंग द सेम इंटरेस्ट रेट, अगर इसमें गैप 10% से ज्यादा का होता है तो एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग, और 10% से अंदर अंदर रहता है तो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग. ऑल्दो वो मॉडिफिकेशन और एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग फिनेंशियल लायबिलिटी के लिए पढ़ाया गया था, फिनेंशियल असेट के लिए ऐसा कोई रूल प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, लेकिन फिर भी उस तरह का कोई अप्रोच लेकर के मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग या एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग किया जा सकता है. ये नया चीज आप बोल सकते हो कि फिनेंशियल लायबिलिटी वाले उस रूल को फिनेंशियल असेट में लगाया गया. मैं आपको उसको पढ़ाता था सीडीआर में, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग बोल करके मेरा लेक्चर होता था. सीडीआर, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, आई रिमेंबर दैट, नाम अभी याद आया मेरे को. तो वो आप अपनी इस फिनेंशियल असेट में यूज कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेजरिंग एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, 5 नंबर क्वेश्चन. एन एंटिटी शुड इंक्लूड कैश फ्लोज फ्रॉम रियलाइजेशन ऑफ कोलैटरल एंड अदर क्रेडिट इनहांसमेंट दैट आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स ऑफ द लोन. यस. वुड prudential oblique government reliefs provided to industry at large be considered as integral to the contractual terms of the loan? Answer is we have to carefully consider it. Answer is yes or no, both. अब अगर किसी इंडस्ट्री को किसी तरह का रिलीफ है और उस रिलीफ की वजह से मैंने मान लीजिए जैसे मैंने स्पाइस जेट को लोन दे के रखा है, अब सरकार ने स्पाइस जेट को अलग से कुछ रिलीफ दिया, उस रिलीफ की वजह से मेरा कुछ कैश फ्लो इंक्रीज कर जाएगा, इसका मेरे को केयरफुली कंसीडरेशन करना पड़ेगा. और मेरा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालने के लिए
इस चीज को अच्छे से कंसीडर करने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हम अपने कैश फ्लो में लेंगे या नहीं लेंगे। अगर मेरे को लगता है कि उसके कारण मेरा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कुछ कम हो सकता है और अगर मैं बहुत श्योर हूं उसको लेकर के कम हो सकता है, तभी मैं प्रोविजन कम बनाऊंगा। अदरवाइज मैं जैसे ईसीएल निकालता हूं वैसे ही निकालूंगा। सो फार एज मेरे पास जो सिक्योरिटीज वगैरह उसकी है उसको लेकर के तो हम श्योर हो मेरे पास है, लेकिन सरकार जो रिलीफ दे रही है उसका कितना हिस्सा मेरे तक पहुंचेगा, दैट आई हैव टू केयरफुली असेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए इसका आंसर, द एंटिटीज नीड टू अप्लाई जजमेंट। 6 नंबर क्वेश्चन, an entity was following cash flow hedge accounting for its highly probable forecast transactions, foreign currency sale. In the previous financial quarter, the entity has discontinued the hedge accounting. However, it had retained the effective portion of the cumulative loss on the hedging instrument in the cash flow hedge reserve as a separate component of equity in accordance with Ind AS 109. This is because the forecast transaction was expected to occur as planned earlier, though not considered highly probable. Now, in view of the significant economic uncertainty due to COVID-19, the forecasted foreign currency sale transaction is no longer expected to occur. क्या करें? पूरे कैश फ्लो हेज रिजर्व को पीएल में रिक्लासिफाई कर दो। नेक्स्ट, कैन द एंटिटी कंटिन्यू टू रिटेन द क्यूमुलेटिव लॉस ऑफ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट इन सेपरेट कंपोनेंट ऑफ इक्विटी और इमीडिएटली रिक्लासिफाई इट टू पी एंड एल? द आंसर इज वी शुड इमीडिएटली रिक्लासिफाई इट टू पी एंड एल। लेकिन बट करके आंसर में देखिएगा लिखा हुआ रहेगा, लेकिन अगर मेरे को लगता है इसमें से इट मे नॉट बी नो लॉन्गर हाईली प्रोबेबल, बट इफ इट इज प्रोबेबल, और कैश फ्लो हेज रिजर्व का जो मैं 400 करोड़ वाला एग्जांपल लिया था उसमें से 150 करोड़ को पीएल में भेजना है, 450 करोड़ को मैं अभी भी बैलेंस शीट में रख सकता हूं कैश फ्लो हेज रिजर्व में, तो वो भी कंसीडर करना चाहिए। लेकिन अगर लग रहा है कि इट इज नो लॉन्गर प्रोबेबल, अब तो ये माल बिक्री होगा ही नहीं, अब तो ये ऑर्डर आएगा ही नहीं, वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई है वहां वाली, तो मेरा सीएफएचआर का लॉस पीएल में भेज दो, वो डूब गया पैसा। नेक्स्ट, subsequent to the announcement of COVID-19 as global pandemic in the middle of March 20, the financial and security market have been highly volatile and uncertain. In such certain markets, whether quoted prices can be considered to be reliable or meet the requirement of classification under level 1 as per Ind AS 113, answer is yes and no both. अगर वो मार्केट इस तरह का है जहां पे ट्रांजैक्शंस आर नॉट ऑर्डरली, जहां पे वॉल्यूम हैज कम डाउन टू सिग्निफिकेंट लोअर लेवल और प्राइसेस एकदम भी भरोसे के लायक नहीं है, उनकी प्राइसेस को नहीं लेकर के हम लोगों को लेवल 2 और लेवल 3 में चले जाना चाहिए। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं इट्स फाइन फैंटास्टिक, अब जैसे मान लो इंडियन स्टॉक मार्केट है या अमेरिका का स्टॉक मार्केट है, देयर प्राइसेस वेर ऑर्डरली, नॉट, कोई डिसऑर्डर नहीं था वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर इस तरह के एक्सचेंजेस में लिस्टेड प्राइसेस हैं तो आराम से उन प्राइसेस को लिया जा सकता है। 31 मार्च का प्राइस कोई बेकार प्राइस नहीं था, लोगों ने लेके ही बनाया सारा अकाउंटिंग। अभी जितना भी एफवीटीपीएल और एफवीटीओसीआई का अकाउंटिंग हुआ है 31 मार्च की प्राइसेस को ही लेके बनाया है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते इतने बड़े स्टॉक मार्केट की प्राइसेस को। लेकिन हां, अगर आपको लगता है कि वो जो एक्सचेंज है वही ठीक नहीं है और ट्रांजैक्शन जो वहां हो रहे हैं वो ऑर्डरली नहीं है,
वो तभी होता है जब कोई अफ्रीकन, सोमालिया और आकरा फकरा टाइप की जो घाना वाना वगैरह में जहां पे बुरी तरह से अफेक्ट हो गया होगा, वो उन सब के स्टॉक प्राइसेस को आप नॉट ऑर्डरली मान सकते हो। बाकी आप इंडिया, चाइना, अमेरिका के स्टॉक मार्केट को प्राइसेस को ऑर्डरली ही मानना पड़ेगा। नेक्स्ट, फैक्टर्स एंड सर्कमस्टांसेस स्टेटेड इन क्वेश्चन नंबर, पढ़ लीजिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 have also resulted in substantial decrease in the volume of the transactions in the principal market or the most advantageous market to which the entity has access. Whether the fair value determined in such market conditions can be considered as an orderly transaction between the market participants. ज्यादातर केसेस में अगर हम लोगों को लगता है कि वॉल्यूम इतना कम हो गया है कि बायर जो है वो प्राइसेस को कंट्रोल कर रहा है, सेलर तो किसी भी दाम में बेचारा अपना माल बेच के जा रहा है, उस केस में उन सब प्राइसेस को फेयर वैल्यू मानना नहीं चाहिए। अगर बहुत एक्टिव ट्रेडिंग नहीं हो रहा है तो फिर लेवल 2 लेवल 3 से ही आंसर निकालना चाहिए। देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द आंसर पढ़ता हूं, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस फर्दर एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस और कोटेड प्राइसेस, it can be determined whether a decrease in the volume or level of activity indicate that a transaction price or quoted price does not represent the fair value of the transaction in the market, in that market is not orderly. कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मेरे को लगा ये ऑर्डरली नहीं है तो फिर मैं कोटेड प्राइस यूज नहीं करूंगा, मैं लेवल 2 लेवल 3 इनपुट से उस चीज का वैल्यू डिटरमाइन करूंगा, जिसको बोलते हो आप लोग यूज ऑफ वैल्यूएशन टेक्निक्स। अच्छा, ये सब ना मैं बार बार बोल रहा हूं, दीज आर एडवाइजरीज इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूट एंड दे आर ऑल सेम वट एवर इज रिटन इन द इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बट इन द सिचुएशन ऑफ कोविड जो है अनएक्सपेक्टेड टाइप का सिचुएशन पैदा हो गया, जहां पे लोगों के भर भर के क्वेश्चन आने लगे कंपनियों के, तो इंस्टीट्यूट ने एडवाइजरी जारी किया। नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर टुडे, an entity has certain equity investments, 9 number question, which are quoted in the stock exchanges. The equity investment is classified as FVTPL. As at previous reporting date, the fair value measurement was classified under level 1. मार्केट से निकाल के लाते थे फेयर वैल्यू। Due to COVID-19 outbreak, a significant adverse effect on the future profitability of the issuer of these equity investments, and therefore no transaction in the security occurred during the month of March in the stock exchange. ट्रेडिंग ही नहीं हुआ, उस शेयर का मार्च में ट्रेडिंग ही नहीं हुआ। Can this equity instrument be now measured at cost or reclassified as FVTOCI? No. Just because of this reason आपका FVTPL इंस्ट्रूमेंट क्या FVTOCI बन जाएगा? No. FVTPL को FVTOCI बनाने के लिए आपके बिजनेस मॉडल में चेंज होना पड़ेगा। याद होगा बिजनेस मॉडल टेस्ट और कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। जब तक पर्पज ऑफ होल्डिंग ऑफ द एसेट चेंज नहीं होगा, आप FVTPL को FVTOCI नहीं बना सकते। 2, FVTPL विल स्टिल बी FVTPL। आप उसको कॉस्ट पे मेजर नहीं कर सकते, इट हैज टू बी मेजर्ड एट FVTPL। फेयर वैल्यू पे ही मेजर करना पड़ेगा। हाँ, ये बोलो ना फेयर वैल्यू स्टॉक मार्केट से नहीं मिल रहा है, कौन बोला तो लेवल 1 यूज करना जरूरी है? लेवल 1 इज द बेस्ट वे, कोटेड मार्केट प्राइस इज द लेवल 1 इनपुट, बट देयर आर लॉट्स ऑफ वैल्यूएशन टेक्निक्स, आई कैन गो टू लेवल 2 लेवल 3, तो हम बाकी टेक्निक यूज करके वैल्यूएशन करेंगे। फर्दर, if quoted prices are not available, which approach will be used for determining the fair value of these instruments? I have already answered it. ये देखिए, no, the entity cannot subsequently designate it as FVTOCI. And last, अगर लेवल 1 इनपुट अवेलेबल नहीं है, then unobservable input लेवल 3 में, लेवल 2 में लेवल 2 लिखा नहीं है, बट लेवल 2 और लेवल 3 को यूज करके फेयर वैल्यू निकाला जा सकता है।
सो लार्ज पार्ट ऑफ द डिस्कशन इज ओवर. थैंक यू. और 2 घंटा लगेगा हम लोगों को, 1-2 घंटा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ये वाला. इसको जरूर करके एग्जाम में जाना है. ओके, थैंक यू.